नमस्कार, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव मौजूद हैं। बता दें, देश का आम बजट 2023 पेश होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे अपना लेखा जोखा पेश करेंगी। पूरे देश की निगाहें बजट की जाने वाली घोषणाओं पर लगी हैं। दरअसल ये बजट मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस लिहाज से लोगों की उम्मीदें भी इससे अधिक हैं। गौरव, अगर हम देखें तो बजट आज पेश होने जा रहा है, जी वही हर एक वर्ग के, हर एक तबके को जी इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो जी क्या लग रहा है, जो आम जनता है वो क्या कुछ उम्मीदें लगाकर देख रही है इस बजट में? देखिए, उम्मीद तो यहाँ पर होनी चाहिए कि सरकार से उम्मीद अगर जनता नहीं करेगी, किससे करेगी जी। सरकार। जो बजट होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बजट हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कारण क्या है कि बजट से ही जीविका तय होती है, बजट से ही आदमी की जो जरूरत है वो तय होती है, बजट से ही महंगाई की स्थिति देखी जाती है, और बजट से ही उनको कितनी बचत करनी है, कितनी उनको सहूलियत मिलने वाली है अगले साल के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसी चर्चा के लिए हमेशा सरकार सोचती है कुछ बेहतर किया जाए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मयूरी यहाँ पर यह है कि सरकार को यहाँ पर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो हमारा उच्च वर्ग है उसके लिए भी, मध्यम वर्ग उसके लिए भी, और जो डाउन लाइन वर्ग है उसके लिए भी। क्योंकि अगर हम सभी वर्गों को यहाँ पर साथ नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सभी वर्गों के साथ बेईमानी होगी। यहाँ पर आपको सबको लाभ देना है, सबको सहूलियत देनी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि जब तक हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, जब तक सरकार की बजट पर चर्चा नहीं होगी या पिछले बजट पर कुछ समीक्षा नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के साथ भी यहाँ बेईमानी की बात होगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर हमको इस पर चर्चा भी करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि अगर हम महत्वपूर्ण चर्चा के विषय बात करें, बजट के जो मेन पहलू होते हैं, देखिए हमारे देश में जो तमाम व्यवस्था है उसके 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात होती है वो होती है रक्षा। रक्षा का बजट क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा, शिक्षा का बजट क्या है। उसके बाद देखेंगे स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का बजट क्या है। उसके बाद देखेंगे जो किसान है, कृषि क्षेत्र, उसके लिए बजट क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बैंकिंग सेक्टर के लिए, एमएसएमई के लिए बजट क्या है। 5 से ज़्यादा व्यवस्थाएं, 5 से ज़्यादा जो एक भूमिका होती है, 5 से ज़्यादा बिंदु हैं, उन पर हमको टारगेट करना होता है कि उन पर बजट कैसे बेहतर साबित होने वाला होगा। जो इस साल का बजट अभी कुछ ही देर में हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। अपना 5वां और सरकार का 5वां, और अगर 2.0 मोदी सरकार बोले तो उसका 10वां बजट पेश किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इसके पहले लगभग 73 आम बजट पेश हो चुके हैं और 14 अंतरिम बजट और लगभग 4 मिनी बजट पेश हो चुके हैं हमारे देश में। और जैसा कि हमने बताया कि सबसे बड़ा बजट, ये सबसे पहला बजट हमारे देश में 26 नवंबर 1947 पेश किया गया था। तब आर के सखमुनम उन्होंने बजट पेश किया था, पहले वित्त मंत्री थे हमारे देश के, स्वतंत्र भारत के। और फिलहाल वही बजट केवल 1 साल के लिए था उस समय। और अगर हम बजट की बात करें मयूरी, तो बजट में भारत में पहला बजट 1860 में जब अंग्रेजी शासन के अधीन थे तब जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बजट पर चर्चा जरूरी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ में मेहमान जुड़ेंगे, आपको रूबरू करा दूं। यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे और नितिन सिंह यादव समाजवादी पर पक्ष रखेंगे ना। आप दोनों को मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करूंगी, जो भाजपा से प्रवक्ता हैं। विवेक जी, इस बजट से देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं, तो क्या लगता है कि जो आपकी पार्टी इस उम्मीद पर खरा उतर पाएगी? जी बिल्कुल मयूरी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो ये 10वां बजट पेश होने जा रहा है, बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ये 5वां बजट पेश कर रही है जी। और जैसा कि भी आप इन लोगों ने बताया कि ये पूर्ण बजट है जी। और अंतिम बजट है सरकार का जी। अंतिम पूर्ण बजट जी। तो ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बजट जनता के कसौटी पे खरा उतरेगा। जनता की जो अपेक्षाएं हैं, सर्व समाज की जो अपेक्षाएं हैं, उस पर खरा उतरेगा। सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आगे बढ़ रहा है, उस तरह से देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए आज भारत के बजट में एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। जिस तरह से पूरा विश्व आर्थिक मंदी से प्रभावित है, उस मंदी से कैसे हल निकले, कैसे देश उस मंदी से निपट के आगे बढ़ पाए,
उस दिशा में ये बजट प्रभावी होगा और उससे अन्य देश भी सीख लेंगे। विवेक, एक बात जी मैं जानकारी करना चाहूंगा कि टैक्स पेयर्स, जी। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनको यहाँ पर कितनी छूट मिलेगी? 2.5 लाख था, क्या मान सकते हैं 5 लाख हो सकता है? या हम किसान सम्मान निधि की बात करें, पहले 6,000 था, क्या 8,000 कर सकते हैं? होम लोन में अगर ब्याज पर सब्सिडी की बात करें या छूट की बात करें, पहले 2 लाख था, क्या हम 5 लाख की मांग सोच सकते हैं कि शायद ऐसा तोहफा सरकार हमको दे सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं 9 राज्यों में चुनाव है इस बार, और निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में है, और कहीं ना कहीं आम चुनाव 24 में होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी को देखते हुए यहाँ पर कुछ ऐसी सौगातें जनता को मिल सकती हैं, या जो स्थिति है उसी पे कुछ मरहम लगाया जाए? देखिए गौरव जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये चीजें हुई होंगी या नहीं होंगी। जी मैं इतना ही कह सकता हूँ, जी क्योंकि अभी 11 बजे बजट पेश होना है जी और बजट पेश होने के पहले उस पर इस तरह की कोई बात मेरे द्वारा नहीं कही जानी चाहिए, जी। होना एक संभव है। मैं बार एक आम नागरिक के होने के नाते आप उम्मीद तो कर सकते हैं ना हाँ, वित्त मंत्री से? जी। आम नागरिक होने के नाते सबकी अपनी अपनी बजट से अपेक्षाएं हैं। अच्छा। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बजट सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला होगा। जिस तरह से लोगों ने उम्मीदें लगा रखी है, अच्छा। सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में था, जी और उस मंदी से कैसे निपटा जाए, जी किस तरह से देश उस मंदी से निपट करके आगे बढ़े, उस दिशा में विश्व के लिए पूरे उम्मीद की एक किरण साबित होगा जी। आज जो बजट पेश करने जा रहे हैं निर्मला सीतारमण जी। ठीक है। जी ठीक। रुक करूंगी नितेंद्र का। नितेंद्र, अगर देखा जाए तो आज देश का बजट पेश हो रहा है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? कितनी इससे जनता खुश होगी? मयूरी जी, ये सच है कि देश का ये जो बजट आज पेश होने जा रहा है, जी क्योंकि अभी पेश होने जा रहा है तो ये अनुमान है, और अनुमान पर कुछ कहना ठीक नहीं होता है। जी लेकिन पूर्व अनुमान जो है, अभी तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी बजट पेश किए हैं, जी। उससे तो लगातार देश की जनता को निराश ही किया गया है। अच्छा। लगातार आप देख रहे हैं कि जो अपेक्षाएं टैक्स पेयर्स की, कि उनको टैक्स में कुछ छूट दी जानी चाहिए। जी इनकम टैक्स में जो एटीसी की तहत जो 1.5 लाख तक की छूट है, इसको बढ़ाए जाने की अपेक्षाएं लोगों में है। जी। और सबसे बड़ी चीज, जो देश में जिस तरीके से घाटे सरकार की नीतियों से हो रहे हैं, अच्छा। किसी एक व्यक्ति को इतना बढ़ाया जाना और सरकारी कंपनियों के पर दबाव डाल करके उसके शेयर खरीदे जाने, और जिस तरीके से एक हमारा जो सरकारी उपक्रम है एलआईसी अभी लगातार नुकसान में। 3-4 दिन के अंदर 18,000 करोड़ के घाटे में गई है। अडानी जी के जिस तरीके से शेयर डूब रहे हैं, जीडीपी कहाँ है, जीडीपी का अनुमान क्या था और आज क्या हो गया? हम लोग 11 का अनुमान लगा कर बैठे थे, 7 तक नहीं पहुंच रही है। जी एमएसएमई का जो क्षेत्र है, जिससे देश की गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का सबसे सही माध्यम होता है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग, माइक्रो उद्योग जी होते हैं, जिससे कि कमजोर लोग भी अपना रोजगार पा लेते हैं। इस क्षेत्र पर सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया। 90% एमएसएमई क्षेत्र के उद्योग बर्बाद और तबाह हो चुके हैं। अच्छा। बैंकों के चूंकि लोन जो होते हैं, उसके भी ब्याज दर सरकार ने बढ़ा दी, और उसकी वजह से उसका अधिकतम जो पैसा होता है उस बैंकों की ईएमआई देने में ही निकल जाता है, और ये सब व्यापार जो है घाटे पे हो गए। तो सरकार ने कभी मध्यम, लघु और माइक्रो स्तर पर जो लोग होते हैं उद्योग, इसको बढ़ाने पर कतई ध्यान नहीं दिया। चंद पूंजीपतियों को बढ़ाने में लगातार ध्यान दिया, और जिसका नतीजा क्या हो रहा है कि वो 300 एकड़ के फार्म हाउस विदेशों में जाकर खरीद रहे हैं, विदेशों में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। 10 लाख से ज्यादा भारत के करोड़पति और अरबपति विदेशों में जाकर शिफ्ट हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई है, तो जैसा कि हमारे आप लोग भी कह रहे थे, शिक्षा, रक्षा का जो बजट है, ये कहां जा रहा है? बेरोजगारी की स्थिति क्या हो गई है? और सरकार से जो उम्मीदें होनी चाहिए, जी निश्चित रूप से कहावत कही जाती, नाव नाव कितने बार बोले सामने। तो अब चूंकि अभी 11 बजने वाला है, अभी थोड़ी देर में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर हमारी
निर्मला सीतारमण जी अपना बजट प्रस्तुत करेंगी तो सब चीजें सामने होंगी और शायद हम लोग सामने तक दूसरी बार बैठेंगे तो इस पर जरूर चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन जिस तरीके से कल महामहिम राष्ट्रपति जी का जो बजट सत्र के जी पहले उद्बोधन था, जी उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि सरकार लगातार जी सपने दिखाने की बात कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से आगे की बात कर रहे हैं, ये बताइए 2030 का आप सपना दिखा रहे हैं कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी जी तो उसमें इतने करोड़ के रोजगार मिल जाएंगे। जी अरे आपने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा 2014 में करके आए थे, 2022 में आप आ गए तो आप उसी से 16,000 करोड़ रोजगार जो देने थे वो तो अभी तक दे नहीं पाए। अच्छा देश में कोई नए रोजगार सृजन के अवसर आपने उपलब्ध नहीं कराए और इस तरीके से लगातार आप सपने दिखा रहे हैं देश के लोगों को। 2030 में क्या होगा, आप कहां होंगे, देश जी की स्थिति क्या होगी। जी और देश में लगातार जो कर्ज बढ़ रहा है, जी प्रतिवर्ष लगातार आप लोग देख रहे हैं कि जी कितने लाखों हजार करोड़ रुपए का जो देश पे कर्जा भी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जी बढ़ा है। तो इससे देश में लगातार नौजवानों में, बेरोजगारों में हताशा बढ़ी है। गरीब, किसान और मजदूर, इसकी बेहतरी के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। चंद अपने पूंजीपति साथियों के लिए ही सारी योजनाएं बनाने ठीक है, में पूछ माननीय लेता हूँ, प्रधानमंत्री जी पूछ का लेता समय बीत रहा है और जी जिसके नतीजे आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे सरकारी बैंकें हों, LIC हो, ये कंपनियां इन प्राइवेट उद्योगपतियों के शेयर खरीद रही हैं और जिस तरीके से बाजार धड़ाम हो रहा है, ये शेयर डूब रहे हैं, तो ये पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है और ये पूंजीपति लगातार झोला उठाकर भागने जी, की इसी तैयारी बात में पे है। मैं विवेक तो का रुख करूंगी। विवेक, जैसा कि कह रहे हैं कि आप सिर्फ सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, शिक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मयूरी, ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना और विपक्ष वही कर रहा है। जो बजट पेश अभी हुआ नहीं उसको लेकर के भी इन्होंने निराशा का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। देश आशाओं से बजट की तरफ देख रहा है। पूरे देश के लोगों को इस बजट से आशाएं हैं और ये पहले निराशा की भाषा बोलना शुरू कर दिए। तो इससे पता चलता है कि विपक्ष कितना निराश और हताश है। ये कहते हैं कि जितने रक्षा सौदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मूर्त रूप पाए हैं, उतने रक्षा सौदे किसी पूर्ववर्ती सरकार में मूर्त रूप नहीं दिए। आज देश की सीमाएं मजबूती, सेना को जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रसद के लिए जो आवश्यक होता है, जो चाहिए, वो सारा सरकार मुहैया करा रही है। ऐसा तमाम आप बॉर्डर पे जो टीमें गई हैं चैनलों के, उनके इंटरव्यू में आप देख सकते हैं सैनिकों की बयान क्या है। और इतिहास किसी से छिपा नहीं, सब लोग जानते हैं कि एक समय था कि चाइना बॉर्डर पर सैनिक किन ड्रेसों के साथ उतारे गए थे और आज की स्थिति क्या है। तो रक्षा सौदे की जो बात करें, रक्षा में बजट की जो बात कर रहे हैं, उसका तो मैंने उत्तर दे दिया है। अब रही बात, बार बार जो हमारे विपक्ष के लोग बेरोजगारी का ढोल पीटते रहते हैं। तमाम सरकारें हैं, भारत सरकार है, केंद्र सरकार और अन्य प्रदेशों में अन्य भी दलों की सरकारें हैं। जब आप पूरे भारत का बेरोजगारी दर देखेंगे तो कुछ दिखेगा, हरियाणा, राजस्थान, अन्य प्रदेशों का जब नाम लेंगे तो उसमें कुछ का कुछ दिखेगा। तो ये सब तमाम चीजें हैं। केवल बेरोजगारी के लिए आप भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें, ये सत्य रही है। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, उससे ज्यादा तो मुद्रा योजना में लोन दिया गया लोगों को कारोबार खड़ा करने के लिए। MSME सेक्टर में लोगों को रोजगार सृजन कराने में सरकार का जबरदस्त योगदान है और बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। करोड़ों लोगों ने रोजगार प्राप्त किया है मुद्रा योजना के माध्यम से। वो इन्हें रोजगार नहीं समझ में आता, इन्हें केवल ये समझ में आता है कि सरकारी बाबू की नौकरी कितने लोगों को सरकार ने दिया। इन्हें बाबू की नौकरी से इतर कोई रोजगार समझ में नहीं आता। ये संविदा कर्मियों को भी रोजगार नहीं मानती। तो ऐसी तमाम मूलभूत समस्याएं विपक्ष के सामने, जिसके परे विपक्ष देखना नहीं चाहता।
मैं फिर कह रहा हूं कि अभी 11 बजे हमारे वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगे तो ये बजट मंदी और महंगाई के बावजूद भी विकास की ओर छलांग लगाने वाला होगा। और पूरे देश के लोगों को जिस तरह से इस बजट से लेकर आशाएं हैं, उन आशाओं पे खरा उतरने वाला बजट होगा। और जिस तरह से पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आज का जो बजट हमारी सरकार का पेश होगा वो पूरे विश्व के लिए एक उम्मीद की किरण साबित होगा। विवेक जी, एक बात पूछना चाहूंगा, ये बताइए कि आपने कहा कि रोजगार पैदा कर रहे हैं, एमएसएमई उद्योग को बढ़ा रहे हैं, रोजगार के कार्यक्रम सृजन कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, फिर नितिन यादव को क्या समस्या है? ये क्यों कह रहे हैं कि आप अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं? उन मित्रों के शेयर के कारण एलआईसी को 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया है, तो इस बात को स्वीकारते हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमारे देश के 10 लाख से ज्यादा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं, वो विदेशों में जमीन खरीद चुके हैं और वहां शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये जो इनकी विचारधारा है, ये विचारधारा किस बुनियाद पर आधारित है? देखिए गौरव जी, ये आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं, कोई अन्य आरोपों के इनके पास दस्तावेजी सबूत नहीं। गौरव जी, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है, आंकड़े हैं। आरोप तो लोग ये भी लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने लंदन में होटल खोल लिया। 10 लाख लोग जा चुके हैं, जो जाएंगे बात की बात है। विवेक भाई, गौरव जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। देखिए आरोप तो लोग ये भी लगाते हैं कि अखिलेश यादव जी ने लंदन में होटल खोल लिया है। अच्छा, अखिलेश राहुल गांधी जी की लंदन में बड़ी प्रॉपर्टियां हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पास उसकी जब तक दस्तावेज ना हो तब तक हम उसको आपके फोरम में नहीं उठा सकते। तो आप नहीं मानते अडानी के शेयर गिरे हैं? अडानी शेयर गिरे नहीं मानते हैं आप? अडानी के शेयर गिरे हैं, अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट में गिरे हैं, इसको नहीं मानते हैं? शेयर गिरना उतना, उसमें एलआईसी का नुकसान हुआ, ये भी नहीं मानते हैं? देखिए शेयर के भाव उठना, ये नहीं मानेंगे भाई, ये तो आरोप बता देंगे, तो आरोप है जी। शेयर किसी के गिरेंगे, किसी के उठेंगे, इससे सरकार का क्या लेना लगता है? अच्छा, शेयर बाजार में तो उठा पटक होती रहती है। आज ही देखिए, अभी बजट पेश नहीं हुआ, शेयर बाजार बहुत तेज उठ रहा है जी। अब बजट पेश होने के बाद क्या स्थिति होगी, उस पर अलग चर्चा होगी। अच्छा, तो शेयर बाजार में तो उठान चढ़ान चलती रहती है। इससे आप किसी को मित्र बता देंगे सरकार का, किसी को वो बता देंगे कि सरकार को इसमें मिला के खोस देंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। नितिन भाई कह रहे हैं क्यों सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, मित्र बता देते हैं, शेयर भैया चलते रहते हैं। गौरव जी, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि मैं सरकार पे आरोप लगा सकूं। सरकार होती, सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। हम लोग बजट पे आंकड़े लेकर बैठे। मैंने फिर भी कहा कि चूंकि अभी बजट पेश होना है, ये तो जो पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। अडानी जी के 20,000 करोड़ के शेयरों का जो सब्सक्रिप्शन हो गया है, ये क्या आंकड़े नहीं है क्या बाजार में? इस पर हम आरोप नहीं लगा सकते। एलआईसी को 18,000 करोड़ का घाटा है, आंकड़े हैं। ये सरकार के उपक्रम है, ये हमारे उपक्रम नहीं है भैया। जीडीपी 11% की उम्मीद लगा के बैठे थे, आज 7% से नीचे खड़ी है। ये सरकार के आंकड़े हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। बेरोजगारी की दर कहां पर है? भुखमरी के क्या तो रहे एमएसएमई उद्योग बढ़ रहे हैं, सरकार आंकड़े रोजगार पैदा हो तो रहे, क्या तो रहे। ये हम लोग अपने घर पे नहीं बनाते हैं आंकड़े जी। ये आरोप नहीं लगा सकते, मेरी हैसियत आरोप लगाने की है। क्या तो रहे कि 2 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन बांट दी भाई उन्होंने साल भर में। हर साल उन्होंने कह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन सरकार द्वारा दिए गए हैं एमएसएमई सेक्टर को, उससे रोजगार बढ़े हैं जी। एमएसएमई सेक्टर में जहां ये मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, उसमें बैंकों के ब्याज दर लगातार बढ़ाए गए हैं, जबकि इनकम टैक्स में 5 लाख की छूट होनी चाहिए थी। एफटीसी के तहत 3 लाख का कम से कम छूट होनी चाहिए थी। बैंकों ने लगातार जिस तरीके से बैंकों के ब्याज दर बढ़े, एमएसएमई सेक्टर में पूरी तरीके से जीएसटी की जो नीतियां हैं, जिनके चलते लघु उद्योग और मध्यम उद्योग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। ये आंकड़े हैं, जो लोग व्यापार करते हैं उनसे बात करिए। हम लोग चूंकि मध्यम परिवारों से आते हैं, दिन भर चूंकि टैक्सेशन से जुड़े हैं, वकालत करते हैं, तो लोग हम लोगों के पास आते हैं, तो हम लोग उनकी वास्तविक हकीकत से परिचित है। नितेंद्र जी, सत्ता पक्ष ये क्यों कह रहा है कि आप बजट से पहले निराशा का माहौल बना रहे हैं?
मैं निराशा का माहौल नहीं, मैंने मयूरी जी मैंने पहले ही कहा था अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट में, अभी जब शुरुआत आपसे की थी मैंने कहा था क्योंकि बजट अभी पेश होगा 11 बजे, जी उससे पूर्व कहना कुछ ठीक नहीं। लेकिन ये तो वास्तविकता है जो मैं बता रहा हूं, अभी तो मैंने कोई आरोप लगाया ही नहीं है, अच्छा अभी बजट पर मैंने कोई बात कही नहीं। ये तो जो कल तक की घटनाएं घट चुकी हैं जी जो सरकार के नियंत्रण में रहते नहीं होनी चाहिए थी, मैं तो उस पर बात कर रहा हूं। अभी मैं कौन सी निराशा का माहौल बना रहा हूं? सरकार ने ही पूरे देश को निराश कर दिया है। सरकार जब से आई है कितने हजार करोड़ का इस देश पे कर्जा हो चुका है, ये मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं निराशा का माहौल बना रहा हूं। अरे ये तो सरकार ने निराश किया है। सरकार 2030 का सपना इसी दिखा बात रही पे है। मैं विवेक के पास चलूंगी। विवेक कह रहे हैं कि आप सरकार ने ही देश में निराशा का माहौल बनाया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मयूरी जी, अब ये निराश है, हताश है, तो इनकी समस्या है। सरकार ने अपने स्तर से सारे छोटे उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए सारी सहूलियतें उपलब्ध कराने का कार्य किया है। और हमारी सरकार में जितनी प्रदेश दर प्रदेश इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिस तरह से उद्योगपतियों को उद्योग अरे लगाने जिस के लिए तरीके की प्रोत्साहित इन्वेस्टर किया जा समिट रहा पहले है, भी 2 बार हो चुकी है, उसके परिणाम सबको पता है। किस तरीके फर्जी नहीं, एमओयू साइन कराते हो, बहुत यूनिवर्सिटी का पता नहीं होता, निपेन 25,000 करोड़ निपेन रुपए जी का आप इन्वेस्टमेंट दिखाते हो। निपेन जी, मैंने अब आपको टोका नहीं, इन्वेस्टर सुन समिट की लीजिए। बात मत करिए। निपेन जी का सुन लाखों लीजिए, करोड़ सुबह रुपया सुबह क्यों बात बर्बाद कर करने रहे के हैं? बाद अभी भी प्रदेश को क्या मिला है? आज तक आप बता नहीं पाए निपेन कि जी, उत्तर प्रदेश को पिछली 2 इन्वेस्टर समिट जो हुई है तीन उसमें क्या मिला है, कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है? फर्जी टाइप के एमओयू साइन होते हैं और देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को गुमराह किया जाता है। विवेक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी कृपा करके इस देश को माफ कर दे और देश के नौजवानों और बेरोजगारों को गुमराह करना बंद कर दे। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज निराशा का माहौल बना रखा है देश के अंदर, पाखंड का माहौल पैदा कर दिया है। लगातार आप देख रहे हो कि आसाराम जैसे लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। अच्छा आसाराम बापू को सजा हुई, कोई दिक्कत है क्या सपा को? अरे क्यों, किस तरीके, कितना महिमा मंडित किया जाता है भारतीय जनता अच्छा पार्टी पाखंडी बाबाओं को। अच्छा आज रामचरित मानस को लेकर के जिस तरीके का बवाल पैदा किया जा रहा है, और अच्छा रामचरित मानस ये अशुद्ध ग्रंथ था, इसको लेकर के किस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने देश में पैदा करने का काम किया। किसी अच्छा व्यक्ति ने, एक समाज की अगर भावनाएं आहत हो रही किसी लाइन से, तो उसको हटा देने में क्या बुराई थी? आज जहां देखिए चारों तरफ इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी निराशा का माहौल बना रही है। आसाराम बापू, चिन्मयानंद जैसे लोग इस तरीके के, इनका पाखंडी बाबाओं को महिमा मंडित किया जाना चाहिए था। अच्छा इस पर कोई तो चर्चा बीजेपी की हुई? थी क्या? बीजेपी महिमा मंडित की थी क्या उनकी? आसाराम बिल्कुल बापू बीजेपी। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी तो दंडोत होते थे उनके चरणों में। अच्छा क्यों आपने तस्वीरें नहीं देखी क्या? जब तक वो मुख्यमंत्री थे, हाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यही तो आसाराम बापू को गोद में लेके घूमते थे। अच्छा विवेक भाई क्यों और ये गोद में लेके भारतीय घूमते जनता भाई आसाराम पार्टी बापू को? उनका अब महिमा मंडित अब करती आपने रही उनको है। सजा दिला दी है, उनके जेल आरोपों बंद को कर गिरा दिया करके जी। गौरव जी, इनको जी आजीवन कारावास की सजा हुई। ये कैसी इस दोहरी पर कोई नीति है भारतीय आपकी जनता विवेक पार्टी भाई? का बयान आता? ये कैसी दोहरी नीति है आपकी? पहले गोद में लेके घूमते, फिर गौरव बाद में जी, सजा दिला देते हैं गौरव जी, जी। निपेन जी ने जो जिन विषयों को उठाया है, अगर इनसे कहिएगा धैर्य पूर्वक मुझे उसका उत्तर देने दे तो इनको सारे उत्तर दे दूं। बिल्कुल ये ध्यान पूर्वक देंगे भाई, सुनेंगे पूरे, आपकी लेकिन बात सुनेंगे। सुने, बीच में टोका टिप्पणी ना करें। ठीक है नितिन भाई ध्यान से सुनिएगा आप। इन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके तन्मयता से सुनूंगा जी। और इसका तन्मयता से जवाब भी दूंगा। यही उम्मीद भी रहेगी आपसे, ठीक है। देखिए इन्होंने विषय शुरू किया आसाराम जी से। हालांकि हमारी आपकी चर्चा बजट पे हो रही है जी ठीक। आसाराम जी को सजा हुई, न्यायालय ने अपना काम किया। कहीं सरकार ने न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किया क्या? नहीं किया। अब इनको उसमें दिक्कत है कि साहब उनको एक समय कोई मंत्री, मुख्यमंत्री उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। देखिए ये सामाजिक जीवन है, अच्छा विचलन की पर्याप्त अवसर होते हैं। हम्म जो कोई अपने उस चरित्र से विचलित होता है उसकी दशा आसाराम जी की तरह होती है। जो नहीं विचलित होता वो संत सन्मार्ग पे चलता रहता है। अब कौन कब विचलित हो जाएगा इसका कोई ठेका ना हमारे पास है ना निपेन जी के पास है। सत्य है कि जिस
परिवेश में थे, जिस वेश में थे, वो साधु संत समाज का सब लोग सम्मान करते, हम भी करते, आप भी करते हैं, जो लोग गए थे वो भी सम्मान करते थे। लेकिन जब उन्होंने गलत किया तो वो कानून के दायरे में आए। तो उस पर इस तरह से कहना कि साहब फलाने जाते थे और अब वो सजा पा गए, तो वो सजा पा गए तो जो उन्होंने किया उसकी सजा पाए, और जब वो जाते थे तो जिस रूप में उनका लोग सम्मान करते तो उस रूप में जाते थे उनको देखने। तो इसको किसी के ऊपर फ्रेम नहीं करना चाहिए, ना इसकी इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। न्यायपालिका ने अपना काम किया, इसके लिए न्यायपालिका को साधुवाद है। अब आ जाइए जिन्होंने रामचरितमानस जी का मानस का प्रसंग उठा दिया। रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, 500 वर्ष पूर्व लिखी है। जिस विषय को स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया, क्या उसी विषय पर डिपेंड चर्चा चाहते हैं? अगर उसी पे चाहते तो उस पर चर्चा इनसे करने को तैयार है। फिर भी मैं कहता हूं कि उस पर चर्चा करने के लिए मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं। अच्छा, उस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि वो एक धर्मशास्त्र का महाकाव्य है, हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है जी, उसके सब हिंदू सम्मान करते हैं। आज हमारे यहाँ आपके यहाँ कहीं रामायण का पाठ बैठता है तो रामायण के पाठ में वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ी जाती, रामचरितमानस का ही पाठ होता, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जी। और ये सारे आप गौरव जी मुझे लगता है जवाब दे देना चाहिए, समय बहुत कम है। समझ देंगे आपको, समझ देंगे नितिन भाई, आपको समझ देंगे। अगर उस पर चर्चा चाहते हैं जी, तो उस पे भी जो हमारे जो धार्मिक विद्वान हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा कर ले। जहां तक मेरा ज्ञान, अगर ये मुझसे पूछते हैं तो मैं इनसे पूछता हूं कि क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से सहमत हैं? अगर आप उनकी बात को दोहरा रहे हैं बतौर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, तब मैं उस पर आपको जवाब दूं, और नहीं अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से अपने आप को अलग कर रहे हैं फिर उस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता। पहले ये बता दें कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ है या अलग है? विवेक जी, हम थोड़ा बजट पर आ जाते हैं। देखिए तो अभी कुछ ही मिनट रह गए हैं बजट पेश होने में, काफी उम्मीदें हैं, फिर चाहे वो किसानों की हो, युवाओं को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, तो क्या लग रहा है सरकार कितना सफल होगी इन सब मुद्दों को लेकर? देखिए मयूरी जी, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि ये मोदी सरकार 2 का 5वां और अंतिम पूर्ण बजट है। निर्मला सीतारमण जी बतौर वित्त मंत्री 5वीं बार ये बजट पेश कर रही है, और हमें विवेक जी अगर देखा जाए तो पिछली बार भी लोगों ने उम्मीद जताई थी लेकिन काफी निराशा हाथ में लगी थी, फिर चाहे वो टैक्स को लेकर हो, तमाम चीजें रही, तो इस बार भी लोगों ने उम्मीदें जताई है, तो क्या इस पर अमल किया जाएगा? देखिए, उम्मीदें लगाना सबको चाहिए, उम्मीद सबको है, हमको भी है, आपको भी है, किसानों को भी है, उद्योगपतियों को भी है, बेरोजगारों को भी है, और सारे लोगों की उम्मीदों पे ये बजट खरा उतरने वाला होगा। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में उद्योगों को लगाने के लिए उद्योगपतियों को तमाम सहूलियतें दे रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स तक आ रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं। हालांकि विपक्ष को दिखाई नहीं देता, विपक्ष का चश्मे का नंबर पता नहीं कितना गड़बड़ हो गया, दिखता नहीं विपक्ष को। अच्छा। लेकिन तमाम उद्योग लग रहे हैं, उसमें लोग रोजगार पा रहे हैं, और भारत बहुत तेजी से विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो रहा है। G20 जो आज आपके देश में होने जा रहा है, G20 की समिट, ये बहुत बड़ी चीज है, उसकी आपको अध्यक्षता ऐसे नहीं मिली है। तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के नक्शे में भारत अपनी मजबूती से परचम लहरा रहा है, उपस्थिति दर्शा रहा है। ठीक है, नितेंद्र जी आप जवाब दें विवेक जी की बातों का। थोड़ा विवेक जी की बात मुझे बहुत कम सुनाई पड़ी, लेकिन जितना सुनाई पड़ी, इन्होंने कहा कि कुछ बात कही कि शायद इन्होंने कहा कि बात उठाई कि परचम लहराने की बात उठाई जो लास्ट। अरे G20 कार्यक्रम होने जा रहा है भाई, यहाँ पर कहा G20 की अध्यक्षता ऐसे नहीं मिली है। जी भैया G20 का कार्यक्रम होने जा रहा है और उसकी अध्यक्षता का कार्यक्रम उनको मिल गया है। कैसी बातें करते हैं, ना सब्जी जैसी।
अच्छा। ये तो एक रूटीन क्रम होता है। अरे भाई, नरेंद्र मोदी की जगह हाँ। कोई गांव का किसान भी होता ना, अरे ये तो कौन सी ये तो बात हुई भाई? रूटीन में आता है, सबका नंबर अच्छा। आता है। उस अच्छा। पे अगर इनका नंबर आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि? इनकी उपलब्धि थोड़ी ना है भाई। अच्छा। कोई भी इनकी जगह होता, अच्छा। वो उसकी अध्यक्षता करता। अच्छा। ये एक रूटीन वर्क होता है सबको। जैसे हमारे बार काउंसिल में जितने सदस्य होते हैं, जी। वो अधिकतर 6-6 महीने में सभी चेयरमैन होते हैं, अच्छा। तो सबका नंबर आ जाता है। उसमें कोई उनकी विशेष योग्यता का मात्र नहीं होता है। अच्छा। आज की बात करिए कि देश को आप क्या देने तो जा आप रहे यहाँ हो। पर तुलना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी लोगों को सामान्य आपसे लोग बड़ी से? उम्मीदें हैं, जी। और अभी तक का जो पिछला कार्यकाल आपका रहा है, वो प्रदेश और देश के लिए निराशा भरा रहा है। अच्छा। मैं ये उम्मीद करना चाहता हूं कि अभी कुछ देर बाद ये बजट होगा, जी। और शायद ये अंतिम बजट है, और मुझे लग रहा है कि ये पूर्ण अंतिम बजट ही साबित होगा इस सरकार का। जी। इसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी को दोबारा अच्छा, पूर्ण मौका बजट नहीं पेश मिलेगा? करने का मौका न मिले। प्रदेश की जनता जान चुकी है, अच्छा। इनको पहचान चुकी है, जी। इसलिए ये अंतिम बजट ही होगा। जी। और इसके बाद कम से कम देश के लोगों को इनसे निजात मिले, जी। तो कम से कम देश आगे की तरक्की की राह पर कुछ चल पड़े। जी। क्योंकि इन्होंने तो देश को सैकड़ों साल पीछे धकेला है, जी। देश को बहुत कमजोर करने का काम किया है। इसी की सरकार में ये इतिहास है कि आरबीआई का रिजर्व जो फंड होता है, वो भी सरकार ने ले लिया है। जी। लाखों करोड़, हजार करोड़ का कर्जा देश में बढ़ा दिया है। जी। जीडीपी पूरी तरीके से माइनस में जा चुकी है इसी कार्यकाल में। जी। तो ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम अनहोने जो होने चाहिए तो नहीं होने चाहिए, वो हुए हैं। जी। तो और हर बात पे एक ही नारा, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई मुमकिन ना हो जो देश के लिए अनहोनी साबित हो। हाँ। इसलिए मोदी जी से और हाँ। भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। जी। और इस बजट से मैं उम्मीद करता हूं नितिन कुछ ऐसा करके जी। जाएं जिससे कम से कम कि देश के रोजगार, बेरोजगारों को, नौजवानों को, जी। छात्रों को, किसानों को इस क्षेत्र में कुछ को एक राहत की सांस मिले। रक्षा का बजट बढ़े, शिक्षा का बजट बढ़े, कौशल विकास क्षेत्र में कुछ बजट बढ़े, एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ अच्छे काम हो, जी। बैंकों के ब्याज दर कम किए जाएं, जी। जिससे कम से कम बेरोजगार लोग जी। बैंकों से लोन ले करके कुछ नए उद्योग स्थापित कर सकें। इसकी एक सरल नीति बने, ऐसी उम्मीदें इस सरकार से मैं लगा के बैठा हूं। बाकी अभी बजट आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गौरव जी चूक क्षमा चाहेंगे, मुझे 11 बजे जरा कहीं और बैठना है, जी। तो ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आगे। ठीक है। ठीक है, विवेक भाई जवाब ले लूं। विवेक भाई, भाई कह रहे हैं यहाँ जी। पर ये आपका आखिरी बजट है बीजेपी सरकार का, अब सरकार आने वाली नहीं है। वो आप नितिन भाई की बात पर बड़ा मुस्कुरा रहे थे, क्या कारण था भाई? देखिए गौरव जी, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे हैं। अच्छा। किसी कभी कभी ख्यालों में नितिन भाई मुस्कुरा ले, ये अच्छी बात है। अच्छा। बाकी तो इन्हें जनता कोई मुस्कुराने का मौका देती नहीं है। अच्छा। ये बजट जो निर्मला सीतारमन जी पेश कर रही है, ये जी। उनका 5वां बजट है। जी। और हम 24 में भी पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जितनी सीटें इससे ज्यादा लेके आने जा रहे हैं। क्योंकि बजट पे चर्चा में चुनावी चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन दिल बहलाने के वोट लिए दिया। ये जी। तो विचार दिल बहलाने के लिए अच्छा है गालिब गालिब। ख्याल अच्छे हैं। फिलहाल जनता इन्हें कोई मुस्कुराने का मौका नहीं देती बताओ है। भाई, बिहार से कितनी लोकसभा की सीटें लेके आओगे विवेक जी, बता दो। महाराष्ट्र से कितनी लेके आओगे वो भी बताइए बता विवेक भाई, दो। बता दीजिए। बंगाल से कितने ले आओगे वो भी बता दो, आज पूछ ही जी। लेता हूँ। उत्तर प्रदेश से कितने दोनों लोग लेके मुस्कुरा आओगे वो लीजिए, भी बजट बता आने दो। वाला है, दोनों लोग मुस्कुरा उत्तर लीजिए, बता प्रदेश दीजिए। से 80 हंसते की से बता 80 दीजिए। लेके जाएंगे नितिन जी। जी। विवेक भाई, जी, हंसते से बता दीजिए, बिहार और महाराष्ट्र से कितनी सीटें लेके आ रहे हैं लोकसभा में? हमने बता तो दिया, उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लेके जाएंगे। क्या बात है। जो लक्ष्य हमें सपा केंद्र के लिए ने कुछ दिया छोड़ेंगे? है, 80 की 80 सपा के लिए लेके कुछ नहीं छोड़ेंगे जाएंगे। क्या? अब की जो मैनपुरी जो चुनाव में जीत गए, अगली बार वो भी नहीं जीतेंगे। वो भी नहीं जीतेंगे नितिन भाई। तो ये 5 में 3 3 तो सूबा लाख साहब वोट को कहां बोल से रहे हैं आप, लेके सपा आओगे का। विवेक जी? जी। ये 3 लाख वोटों में जो हम लोग जीते हैं, हाँ। तो ये क्या मशीन से बेईमानी करवा लोगे? नहीं, बेईमानी तब नहीं मशीनें कराएंगे, हम लगा मेहनत दोगे, कर रहे हैं। हम क्षेत्र में मेहनत अपना करेंगे। प्रयोग करोगे, ये अच्छा ठीक बात है कि जनता आपकी बिल्कुल टेस्टिंग की क्षेत्र थी में मेहनत कि इस करेंगे। बार हम फ्रेश जनता चुनाव के कर बीच लेते हैं, रहेंगे। तो अपनी जैसे औकात पता आजमगढ़ चल गई कि जीता हम इतने है, वोट से हार रामपुर सकते जीता हैं, है, इसलिए अगली बार उसमें मैनपुरी भी मशीनों में पूरी जीतेंगे। कार्रवाई कर लेंगे। अच्छी बात है भैया विवेक जी, मत रहने दो किसी को प्रदेश में, लगा दो इमरजेंसी और पूरे देश में कब्जा कर लो। आपको मुबारक हो, धन्यवाद। जी। जी आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली। कुछ ही समय में यहाँ बजट पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमन देश का
फिर वाले जो सरकार का 5वां बजट पेश करने वाली है, और बहुत कुछ देखना बाकी होगा कि इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ इस बार बजट की और उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। कारण यहाँ सरकार भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। उसका कारण यह है कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है और साथ ही साथ अगले साल आम चुनाव है। तो यहाँ पर बजट के माध्यम से तमाम वर्गों को साधने का प्रयास मौजूदा केंद्र सरकार करने वाली है और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से कुछ ऐसा ही निकलने वाला है। फिलहाल उम्मीदें तो यही है, और एक पत्रकार होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते अगर हम सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे किससे। अब यहाँ पर किसको यहाँ पर आपको सीधे संसद ले सकते हैं, वहां पर निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर रही है और देखते हैं कि क्या कुछ इस बार उनके पिटारे से निकल रहा है। सीधे संसद ले चलते हैं आपको, देश की संसद में, जहां पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है। दरअसल ये बजट मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस लिहाज से लोगों की उम्मीदें भी इससे अधिक है कि सरकार उन्हें क्या तोहफा देने जा रही है। 2023-2024 This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated